आज से ठीक 23 साल पहले एक ऐसा खौफनाक मंजर जो लोगों से भुलाया नहीं जाता। ये बात 24 दिसंबर 1999 की है, जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अचानक गायब होने की खबर आती है। इसके बाद 8 दिन तक उस विमान और विमान में सवार लोगों ने जिस पीड़ा को झेला, उसको याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल 24 दिसंबर 1999 की शाम को भारतीय विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। ये विमान जो काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक का सफर तय कर रहा था, इसी बीच में आतंकवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया। कैसे हुआ प्लेन हाईजैक? इस कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1999 से। इस दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने शाम को करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। तब तक फ्लाइट मेंबर और दूसरे यात्री इस बात से अनजान थे कि उनके बीच कुछ हथियार लिए आतंकवादी यात्री बनकर बैठे हैं। विमान में उस समय 180 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग भारत के थे। कुछ यात्री ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के भी थे। शाम को लगभग 5 बजे जैसे ही इंडियन एयरलाइंस का विमान भारतीय सीमा में आया, सभी आतंकवादी एक्टिव हो गए और बंदूक के नोक पर विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतारने की मांग करने लगे। लेकिन यहाँ विमान चालक दल के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाई। पहला तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार तक विमान हाईजैक होने की सूचना पहुँचा दी। दूसरा ये है कि उन्होंने आतंकवादियों से झूठ बोल दिया कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके, ये सिर्फ नई दिल्ली या अमृतसर तक जा सकता है। ऐसे में आतंकवादी विमान को अमृतसर लैंड करवाने के लिए मान गए। इसके अलावा चालक दल ने प्लेन की रफ्तार को कम कर दिया ताकि विमान को अमृतसर पहुंचने में समय लगे, ताकि भारत सरकार को कोई फैसला लेने में थोड़ा और समय मिल सके। शाम के करीब 6 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। उस समय भारत सरकार के पास मौका था कि वे कोई कार्रवाई करे, लेकिन विमान में बैठे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए वे उस टाइम कोई फैसला नहीं ले पाए और आतंकी विमान को अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर ले गए। लाहौर से दुबई होते हुए विमान अगले दिन सुबह अफगानिस्तान के कंधार में जा उतरा। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और कंधार पर भी उसी का ही राज था। इसके अलावा दुबई में ईंधन भरवाते समय 27 यात्रियों को रिहा कर दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। दूसरी तरफ भारत में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। विमान में बैठे यात्रियों के परिजन भारत सरकार पर उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर दबाव बनाने लगे। सरकार पर मीडिया का भी दबाव बढ़ने लगा। वही आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग की। हालांकि तालिबान के कहने पर आतंकियों ने पैसों और शव की डिमांड छोड़ दी, लेकिन आतंकी अपने साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। अब भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत होने लगी। वही दूसरी तरफ तालिबान ने भारत सरकार और आतंकियों दोनों को ही जल्द समझौता करने के लिए चेतावनी दे दी। भारत सरकार चाहती तो कंधार में भी सैन्य ऑपरेशन कर सकती थी, लेकिन तालिबान ने ये कहते हुए इसकी इजाजत देने से मना कर दिया था कि कंधार में कोई खून खराबा नहीं होगा। दूसरी तरफ तालिबान ने आतंकवादियों से ये भी कह दिया था कि जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ या कोई खून खराबा हुआ तो हम विमान पर हमला बोल देंगे। ऐसे में आतंकवादियों पर जल्द समझौता करने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 8 दिन की बातचीत के बाद 31 दिसंबर को भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारतीय सरकार 3 आतंकवादियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में आतंकवादी सभी यात्रियों को छोड़ देंगे। 31 दिसंबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को भारतीय जेल से निकालकर कंधार पहुंचे और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस भारत लेकर आए। इसके बाद तालिबान ने भी आतंकवादियों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेट दे दिया। अपने साथियों के रिहाई के बाद आतंकवादी तुरंत अपने साथियों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। इस दौरान वे अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान के एक अधिकारी को अपने साथ ले गए। 31 दिसंबर की शाम को भारत में प्रधानमंत्री वाजपेयी देश को यात्रियों के सुरक्षित वापसी की जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार ने अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम कर दिया है। इसी पूरी घटना में 2 बातें ऐसी हुई जो भारत के खिलाफ गई। पहली बात यह है कि जब चालक दल ने अपनी सूझबूझ से विमान को अमृतसर में उतारा, तब भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे यात्रियों की सुरक्षा एक वजह हो, क्योंकि तब सरकार को भी नहीं पता था कि विमान के अंदर कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कितने और कैसे हथियार हैं। आतंकियों ने दुबई में 176 यात्रियों में से 27 यात्री रिहा किए थे। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। रूपीन कातियाल नाम के एक यात्री को चाकू से गोदकर मार डाला था, जबकि कई अन्य को घायल कर दिया था। आतंकी अपने 3 खुखार साथियों मसूद अजहर, अहमद उमर, सईद शेख और मुश्ताक अहमद की रिहाई चाहते थे। हाईजैकर्स ने जेल
में बंद 35 आतंकियों को छुड़ाने और 20 करोड़ डॉलर की फिरौती की भी मांग की थी। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सैयद शेख को कंधार ले जाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर्स की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। इस रिहाई के बाद में तीनों आतंकवादियों ने भारत को कई बार जख्म दिए। मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद कई आतंकी संगठनों से जुड़े रहे। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मसूद उनके देश में छुपा है। भारतीय जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया, जिससे उसने भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इसमें से भारतीय संसद पर हमला, मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा जैसे हमले शामिल है। फिलहाल मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और इसकी स्थापना 2000 में उसने खुद की थी। और हैरानी की बात तो यह है कि ISI, तालिबान और अलकायदा ने मसूद को इस आतंकी संगठन को खड़ा करने में मदद की थी। इसके बाद फरवरी 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की गर्दन काटकर हत्या करने में भी जैसे कहा था। ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस के अनुसार इस आतंकी संगठन ने 2002 से 2017 के बीच भारत में 73 बार अलग अलग जगह पर हमला किया था। इन 17 सालों में हुए 73 हमलों में 294 लोगों की मौत हो चुकी है। प्लेन हाईजैक में मुश्ताक अहमद जरगर को भी रिहा किया गया था। मुश्ताक को लेटरम भी कहा जाता है। इस आतंकवादी पर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई आरोप हैं। श्रीनगर में पैदा हुआ मुश्ताक अहमद 1985 में आतंकवादियों के साथ शामिल हुआ था। 1991 में मुश्ताक ने अल उमर मुजाहिदीन नाम से एक आतंकी संगठन खड़ा किया। 1989 में इस आतंकी ने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप किया था। 15 मई 1992 को मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1999 में कंधार कांड के वक्त उसे रिहा करना पड़ा। 2017 में अरिजित डोभाल ने थाईलैंड के दौरे में पाकिस्तान को 154 आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी। इनमें से लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सैयद और मसूद अजहर सहित मुश्ताक जरगर का नाम भी शामिल था। आजकल मुश्ताक अहमद जरगर जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुजफ्फराबाद शहर इस वक्त उसका ठिकाना बना हुआ है। तीसरा आतंकी पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश आतंकी है। उमर शेख लंदन में पैदा हुआ था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए उनमें भी उमर शेख का नाम आता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में भी उमर के डबल एजेंट होने का जिक्र किया है। उमर शेख भी डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल था और उसे पाकिस्तान में फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि 2020 में पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया।